नर्वस थे सर, फेक लाफ्टर। अरे आप करो ना, मैं तभी तो, हम एक्टर थोड़ी हैं। हर क्षण हर लम्हे तक बात आ गई, अब मेरे कहने को तो कुछ बचा नहीं है, अब हो गई बात। अरे नहीं है, हर क्षण में हो गई सर, अब कुछ, अब खत्म सर। Cheers. सर आपका कैसे हुआ इनिशियली कविता के साथ, बचपन में पहला रिश्ता कैसे बना? मेरा कविता के साथ रिश्ता होने का एक जो सबसे बड़ा कारण था वो माहौल था घर में। शुरू में मेरा इंटरेस्ट जो पोएट्री में हुआ वो हिंदी फिल्मी गीतों की वजह से हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मेरा भी बिल्कुल सेम टू सेम सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हम गीत सुनते थे, मैं वो तब बोला करते थे उर्दू सर्विस से कि ये गीत शायर साहब ने लिखा है, या शकील बदायूनी साहब ने लिखा है, या मजरू साहब ने लिखा है। तो शायर ही ज्यादातर गीतकार थे, शैलेंद्र साहब भी। तो उस वजह से मैं पिताजी से बीच बीच में पूछता रहता था। तब ना तो गूगल था और ना ही कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि इनके बारे में पता कहाँ लगाए। तो बड़े बुजुर्ग ही बताते थे। सर ये तो मुझे इतनी बात खलती है, हम लोग जो है मानने से चूक जाते हैं कि ये जो फिल्मी गाने लिखे जा रहे हैं इनका साहित्यिक मोल भी कुछ है। इसको हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं इस बात को कि कबीर की परंपरा सीधे आके शैलेंद्र से जुड़ती है। बात मानने में जबान ही चक जाती है हमारी, क्योंकि हम फिल्मी गीत को उस स्तर की विधा नहीं मानते जिसमें बाकी साहित्यिक विधाओं को माना जाता है। नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ ये अपने किस्म का साहित्य है। जरूरी नहीं है कि साहित्य वही होता है जो ज्यादा एलेबरेट कर दिया जाए, या ज्यादा गहन सोच हो, या एक फलसफा हो, या कोई बहुत अलग किस्म का दृष्टिकोण हो। पर सर फलसफा है ना। आप देखिए जो आम आदमी की जिंदगी में कविता कहाँ से आती है? ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं कि किताब उठा के कविता पढ़ रहे हैं। फिल्मी गाना आपको फिलॉसफी देता है, आपके हाथ में पकड़ाता है लाके, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, वो फिर नहीं आते। आम आदमी के लिए इतनी फिलॉसफी थी और ये गायब हो रही है। आपको ऐसा कैसे सर, जब फिल्मों में आप तो इतने बड़े लिरिसिस्ट हैं, देखते हैं कि शायरी गायब हो रही है गानों से? मुझे लगता है इसकी वजह कहीं ना कहीं हमारा समाज भी है। इस तरह से है कि कितने लोग अब जब हम आज की बात करते हैं, जब इंस्टाग्राम पे रील्स का एक दौर है कि आप कम से कम समय में कुछ ऐसा कर दो कि जिसका धमाका हो जाए, ताकि लोगों के पास वक्त नहीं है, वो धैर्य नहीं है, वो पेशेंस नहीं है। पर अब जैसे लोगों के पास इतना, आप ओके में ओ लिखने में मौत आती है, सिर्फ के लिख के आ जाता है। तो आपको लगता है इन लोगों के पास समय है कि भाषा की बारीकियों पे ध्यान दे पाएं, शायरी की गहराई को समझ पाएं? मुझे लगता है देवे भाई कि जो लोग भाषा से प्यार करते हैं जी, वो तवज्जो भी देंगे, वो वक्त भी देंगे। वरना देखिए, आज से पहले तो रेखता कभी नहीं होता। बिल्कुल ठीक। आज रेखता हो रहा है, 3 दिन का उत्सव है। रेखता मुझे लगता है पढ़ने लिखने वालों के लिए वैसे ही है जैसे बाकियों के लिए दिवाली, दशहरा, ईद या होली है। लेकिन कहीं ना कहीं भाषा की तरफ एक रुझान तो बढ़ा है। जी, मैंने 80s और 90s में उर्दू पे ऐसा रुझान नहीं देखा था जो अब है। अब मैं देखने वाला हूँ, क्योंकि अभी क्लब्स हैं बहुत सारे जहाँ हिंदी कविता की, उर्दू कविता की, कलाम की बात होती है और यंगस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, आप अभी भाषा की जैसे बात कर रहे थे, भाषा के मुतालिक, तो भाषा में जो प्योरिटी पे जोर दिया जाता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इसके कितने कायल हैं, या आप भाषा को और इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं कि नए शब्द का स्वागत है? मैं तो मानता हूँ कि नए शब्दों का स्वागत है, क्योंकि जब तक और भाषाओं से जी या डायलेक्ट से हम शब्द नहीं लेंगे तो मजा नहीं आएगा। मेरा एक लिखा हुआ, क्योंकि अब मेरे को अपना ये गीत याद आ रहा है, परदेसी, उसमें मैंने एक जगह लिखा है कि मन बावड़ी बावड़ी बूथ सा लगे। तो अब ये हरियाणवी टर्म है बावड़ी बूथ। तो या फिर बंटाधार एक ऐसा शब्द है जिसको लोग गीत में इस्तेमाल करते हुए थोड़े कतराते हैं। गीत का बंटाधार करते हैं लेकिन वैसे लिखते नहीं है बंटाधार। हाँ, परदेसी गीत की बात कर रहा हूँ कि वक्त ने कर डाला बंटाधार। जी, मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि हमने ये शब्द पहले नहीं सुना, या सुना है तो गाने में नहीं सुना। तो मैंने कहा मैं तो वही जरूरत कर रहा हूँ कि गीतों में भी वो शब्द लाए जाए जो लोग अमूमन भाषा से मतलब दूर होते जा रहे हैं, भाषा में इस्तेमाल नहीं हो रहे। था ना अपना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, शैलेंद्र साहब का। जी, तो उनके बारे में आप कुछ बता रहे थे कि उनकी जो शायरी में जो कबीर की सादगी दिखती है। मुझे लगता है शैलेंद्र साहब एक ऐसे शायर कवि थे जो अपनी सादगी के लिए बहुत जाने जाते थे।
मैं बताऊं मुझे उनका गाना कैसा लगता है, एक बात सुनाता हूँ कि वो ना जैसे वो रेशम था अक्स जिसका ढला था कपास में, वो बादशाह था घूमता सादे लिबास में, क्या बात है। उसका कलाम जैसे हो झोला फकीर का, बाप पे गया था वो बेटा कबीर का। वाह वाह। तो और कोई बीच में कनेक्शन ही नहीं है। कबीर के बाद सीधे शैलेंद्र में जो आदमी लिख सकता हो ना, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, उसमें कहता क्यों नाचे सपेरा। बहुत खूब। शैलेंद्र साहब, मुझे तो बड़ा देखिए इत्तेफाक है जी कि मेरे पिताजी ने मेरा नाम शैलेंद्र, गीतकार शैलेंद्र की वजह से रखा है। वाह। तो ये बात मुझे देर से बताई गई, लेकिन कभी उनके ख्वाब में भी नहीं होगा कि मैं गीत लिखूंगा। गीतकार तो अभी बना नहीं मैं, पर गीत लिखूंगा ये मुझे भी नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं एक मुफलिसी या बॉम्बे में बहुत कुछ करने के बाद जिस जगह मन ज़्यादा टिका और जहाँ से धन भी आया और थोड़ी पहचान भी बनी, वो गीत थे। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं ये जो पोइट्री क्लब्स हैं इनमें गया नहीं, एक आधे गुलजारियत एक है जी, उसमें गया था एक बार मैं कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन आप गए हैं कई जी पोइट्री क्लब्स में गए हैं और आपने कई जगह पढ़ी हैं कविताएं भी। तो आपका कैसा तजुर्बा है कि ये जो इस तरह की जो जहाँ थोड़ा सा क्लब टाइप माहौल, अंग्रेजी दा माहौल जहाँ होता हाँ, है, मतलब थोड़ा सा नई पीढ़ी के लोग ज्यादा होते हैं सर, बड़े अलग तरह के ख्याल सुनने को मिलते हैं। अच्छा। जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली हम बचपन में जाते हैं ना कवि सम्मेलन, जो आप दूर से पहचान सकते थे कौन सी कविता पढ़ने आया है, ये वीर रस का कवि जो बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान पे एटम बम बांध के कूद जाने का अरमान लेके यहाँ पे आया है, वैसे कवि नहीं है। अच्छा। ये लोग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, शेयर्ड ऊबर में क्या हुआ आज मेरे साथ। अच्छा। मैंने एक गजल सुनी जिसकी बहर ब्रो थी। बड़ी अच्छी गजल थी। तो इनमें से कुछ लोग, कई लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह से बात कहने के लिए इतने आतुर हैं, बात कर रहे हैं। शायद अभी क्राफ्ट आती रहेगी, लेकिन भाव जो है वो इतने नई तरह के, इतने ऑनेस्ट, इतने ईमानदार सुनने को मिलते हैं। कई बार मैं देखता हूँ प्यूरिस्ट्स इस पे ना जजमेंट पास कर रहे होते हैं कि अरे ये कोई शायरी थोड़ा ही है, इसका तो जेर जबर ही बराबर नहीं है। मैं यार इसका नीचे जी, है वो। हो सकता है उसका जेर जबर बराबर ना हो सकता है वजन थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन एटलीस्ट वो लोग शायरी में दिलचस्पी ले रहे हैं। वो लोग अपने मन की बातों को कविता के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या है। आप अगर YouTube पे इनके नए जनरेशन के नए सुपरस्टार्स हैं बहुत सारे, जिनको आप शायद आप रिलेट ना कर पाए, लेकिन इस बात का सम्मान करना पड़ेगा कि इनकी उंगली पकड़ के लोग कविता तक आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपको लग रहा है जो आज ब्रो के साथ बहर आ रहे हैं, वही कल को शायद बड़े संजीदा किस्म की। और मुझे तो ब्रो के साथ भी बहर में कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल। वो संजीदा है, वो अपने आप में बड़ी संजीदा शायरी है कि लिखते लिखते ही आएगा लिखने का फन उन्हें, बच्चे खराब करते हैं कुछ कॉपियां जरूर। क्या बात। तो मेरा तो अभी कॉपी खराब करने का ही जमाना चल रहा है। आप बताएं कुछ जो लिखी हुई बात कोई सुना दें सर, एक मतलब अपनी लिखी हुई बात। जी जी सर, कुछ कहे। मेरा एक ताज़ा शेर मैं आपको सुनाता हूँ। वो है कि दिल दो जो दिए होते, दिल दो जो दिए होते, बहल भी जाते शायद। वाह। दिल दो जो दिए होते, दिल दो जो दिए होते, बहल भी जाते शायद, कमबख्त मिला एक है, संभलता न बहलता। वाह। दिल दो जो दिए होते तो बहल भी जाते शायद। तो नहीं है, तो नहीं है। दिल दो जो दिए होते, बहल भी जाते शायद, कमबख्त मिला एक है, संभलता न बहलता। वाह। तो सर आप कभी बचपन में मुशायरे में जाते थे सुनने, कवि सम्मेलनों में? मैंने इंडो पाक मुशायरे काफ़ी सुने हैं अम्बाला कैंट में जी। उसके लिए मेरी बड़ी जिज्ञासा रहती थी और बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि मैं जाऊँ वो सुनने। तो उन दिनों में मैंने जिन शायरों को सुना वो यही थे, बशीर बद्र, वसीम बरेलवी और पाकिस्तान से मुनीर नियाज़ी साहब, इस तरह के शायर। मुनीर नियाज़ी साहब को मैं मिला भी हूँ लाहौर में, उनके घर पे ही मिला हूँ। अच्छा, पहले अक्सर से ये बात, अब तो लिटरेरी हलकों में ऐसी नहीं होती बातें, पहले बात था कि मंचीय कवि और जो तथाकथित साहित्य लिखने वाले वैसे कवि जो पाठ्य पुस्तकों में होते थे, इनके बीच बड़ा भेदभाव सा माना जाता था कि मंच पे जो पॉपुलर कवि है, कि गोपाल दास नीरज को कभी वो नहीं मिलेगा जो तार सप्तक के साथ कवियों को मिलेगा। तो इस बारे में कैसी आपकी राय कि
जो हिंदी कविता बीच में 20-30 साल इस अधर में अटकी रही, जो नई कविता थी, जो अतुकांत कविता थी, इसके बारे में आपकी क्या जिसको आप मुक्त कविता कहते हैं? जी जी खुले लिखी जाती। जैसे अब पंजाबी में अवतार सिंह पाश लिखते थे जी, खुली कविता लिखते थे। मुझे लगता है मंचीय कवि जो होते हैं ना, जिनको मंचीय कवि कहते हैं, जो मुशायरे पे लूट के ले जाते हैं, जो कहते हैं लूट के हमेशा वो लेके जाते हैं, ज्यादातर देखने में आया है जी। जिनका एक पढ़ने का अंदाज है, जैसे बशीर बद्र साहब का एक पढ़ने का अंदाज है, बड़े शौक से मेरे घर जला कोई आंच तुझ ते ना आएगी, एक खास तरीका है वो। एक उनके वो जब अपना कलाम पढ़ते थे तो सब लोग ये सब में नहीं, हर शायर में नहीं होता। फैज साहब का ऐसा है कि फैज साहब लिखते बहुत अच्छा थे, लेकिन उनको तरन्नुम में गाना आता नहीं था, लेकिन बशीर साहब तरन्नुम में गा लेते थे। जो कवि या शायर तरन्नुम में गा लेते हैं ना, वो ज्यादा मुशायरे लूटते हैं। क्योंकि अगर फैज साहब या कोई और पोइट अगर ऐसे पढ़ रहा है, जैसे मैंने अभी एक शेर पढ़ दिया, या मैं अपनी पूरी एक कविता या कोई नज़म पढ़ दूं, तो शायद वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। वो लिखे हुए उसी को अगर आप लिखा हुआ पढ़ोगे तो करेगी इम्पैक्ट, लेकिन अगर मुझे मुशायरा लूटना है तो मुझे तरन्नुम में आना चाहिए। तो ये कला है मुशायरा लूटना। जो मंचे कवि है ना, जो तरन्नुम में गा लेते हैं, अपनी चीज़ कह देते हैं, मुशायरे लूट लेते हैं। जो सर पाठ्य पुस्तकों में जिस तरह की कविताएं हम देखने को, और जिस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है कविता के चयन से भी ज्यादा बड़ी बात है कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। जो अध्यापक होगा, मैं तुझे रसगुल्ला दूंगा लेकिन रस निचोड़ के दूंगा तो अब रस लेके दिखा इसमें से। मतलब कुछ अध्यापक बड़ा नीरस तरीके से आपको। सर कविता की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सयानों में फंस गई, ये दीवानों की चीज है। कविता लिखना, कविता कहना, कविता सुनना सयाने का काम ही नहीं है। जो बशीर किनका, निदा फादली साहब का शेर है ना, जिंदगी क्या है पसीने में नहा कर देखो, धूप में जाओ किताबों को हटा कर देखो। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल वो वाली बात है। और यहाँ पे जो तो कविता जिस तरह से पढ़ाई जाती है स्कूलों में, और जो कविताएं पढ़ाई जाती हैं, जो जब बच्चे की उंगली थाम के चलना सिखाया जा रहा है, तो उसमें क्या किया जा सकता है कि कविता और ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाए? उसमें मुझे लगता है कविता क्लासरूम से बाहर आके पढ़ानी चाहिए, कविता बाग बगीचों में आके पढ़ानी चाहिए। कविता एक स्वच्छंद वातावरण हो जाना, आप ले जाइए वहां पढ़ाइए। कविता भी अगर आप एक क्लासरूम में पढ़ानी है तो फिर 8 लाइनें याद कीजिए, हाँ, मतलब उसके प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो कविता के लिए बाहर ले जाओ बच्चों को, पर कोई आपको अलग तरीकों से सिखाओ। मुशायरा दिखा दो, ने कवि सम्मेलन दिखा दो, या कवि से मिलवा दो अगर कवि जिंदा है तो। आपके सर फेवरेट कवि कौन है, नॉन फिल्मी कवि, जो आपने पढ़े हो, सुने हो, और जो आपको लगता हो कि यू वुड लाइक टू किसी दोस्त को कि यार ये पढ़ के देखे एक बार, मजा आ जाएगा? मैं कुछ दिन पहले किसी से बोल रहा था, किसी बच्ची से बोल रहा था कि ये फेवरेटिज्म वाला चक्कर मुझे समझ नहीं आता। अच्छा। जैसे आप कहें, मेरे को देवानंद साहब बड़े पसंद है जी, लेकिन फिर भी मेरे फेवरेट नहीं है, क्योंकि मुझे गुरुदत्त साहब भी बड़े पसंद है जी, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन साहब की फिल्मों का भी दीवाना हूँ। तो वहां आके मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसको फेवरेट कहूँ। ऐसे कवियों में अगर मुझे निदा फाजली साहब का जो एक फलसफा है, या जो वो बात करते हैं कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं ही सही, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अब एक तरफ तो ये इतनी सादगी से इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, और दूसरी तरफ मुझे जॉन एलिया साहब बड़े कमाल लगते हैं, जो कि कहते हैं कि मुझसे मिलने को आप आए हैं, मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए मैं बुला कर लाता हूँ। वाह। तो कई हैं मेरे फेवरेट्स, कई हैं, लंबी लिस्ट है, जैसे फिल्मों की लंबी लिस्ट है, जैसे गीतकार जो है उनकी लंबी लिस्ट है। इसलिए किसी एक को चूज करना या उसको जस्ट ये बोलना कि हम आपको नतमस्तक, थोड़ा सा कठिन है। आपको भी पता मैं क्या कह रहा हूं। जी जी। अच्छा, एक बात और मैं आपसे, आप इतना अच्छी कविता करते हैं, इतने अच्छे गाने लिखते हैं, क्या एक कवि होने के लिए या एक आर्टिस्ट होने के लिए आदमी के अंदर थोड़ा गुस्सा होना, एक रोष होना, स्थिति जैसे है उसके प्रति, ये जरूरी है कि जिसको लगता है कि कुर्सी के चारों पाए बराबर नहीं है, वही नीचे कागज जोड़ने की कोशिश करता है, जो संतुष्ट है वो तो बैठा हुआ है,
आपको लगता है कि मुझे लगता है अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर आप कवि और शायर हैं ही नहीं। है ही नहीं। कहीं न कहीं कोई असंतुष्टि, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, कहीं ना कहीं आपको कोई एक चुभन रहेगी, जी। वही आपको शायर कवि बनाती है। पर दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि पोएट अपने आप को नाचीज कह रहा है जी। या तुच्छ कह रहा है या कह रहा है कि मैं खाकसार हूँ, तो ये भी पोएट ही कह रहा है। जनरली क्या ऐसा, अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ लोगों को, आप लोग को सारी लैंग्वेज समझ आ रही है जो यहाँ पे बात हो रही है, या जैसे ये तो हमें अब इंस्ट्रक्शन दिए गए कि थोड़ी आसान बोलो, नहीं देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे बात करते हुए मैंने बोला महदूद जी। अब मुझे भी किसी वक्त पे कभी महदूद नहीं पता था जी जी। तो मैंने खोजा ना महदूद क्या होता है। आप भी खोजते हैं, मुझे लगता है मैं भी खोजता हूँ। इनमें से भी जो शायरी में दिलचस्पी, नहीं, ये तो सर वो सोच रहे हैं कहाँ मिलेगा ये वाला दूध, उनका तो चल रहा सर प्रॉब्लम मन में। नहीं हाँ। ये तो ये बात नहीं है, पर हमारा तो और कोई काम ही नहीं है ना, हमें तो यही करना है, हमें तो जानना ही है। नहीं, पर मैं हमारी बात नहीं कर रहा, मैं अब इनकी बात कर रहा हूँ कि इन तक पोइट्री कैसे जाएगी। जैसे आई एम श्योर, मतलब आई एम नॉट श्योर, पर आपने आखिरी बार या पहली बार किताब उठा के कब पढ़ी होगी कोई पोइट्री? कुछ टाइम हो गया होगा आई गेस। तो ऐसे आदमी तक जिसकी पोइट्री से कोई दखल नहीं है, खलल भी नहीं है, इस तक शायरी अगर जाना चाहे कि मैं ऐसी जबान में शायरी करूं कि जो बिल्कुल पोइट्री के बारे में कुछ नहीं जानता वो भी सुने और कहे यार ये कुछ ठीक बात लग रही है, एक बार फिर सुन के देखता हूं या देखती हूं, तो ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए पोएट को, या पोएट अपने लिए लिख रहा है, स्वांत सुखाए जिसे कहते हैं हिंदी में? नहीं, मुझे लगता है पोएम्स में अपनी बात मेरे को आप इसमें से एक्सक्लूड कर दीजिए, लेकिन पोएट्री लोगों तक जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। अब आज के दौर में अगर वो रील्स में जा रही है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो जबान में सादगी क्या किस हद तक कायल है, और वुड यू सेक्रीफाइस कि कविता का स्टैंडर्ड भले ही 2 सीढ़ी नीचे आ जाए लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचे? मुझे लगता है कि सादगी है जरूरी, बहुत जरूरी है सादगी, लेकिन आप अगर मुझे किसी कलाम में ये कहना है कि एक तरफा मोहब्बत में बड़ा लुत्फ है हासिल, जी, जा मैं तेरी मोहब्बत का तलबगार नहीं। वाह। अब तलबगार कहना वहां तो तलबगार ही कहना ना, तो अगर तलबगार नहीं पता, अगर ये शेर किसी को अच्छा लगा, अच्छी हो गई बात, या फोनेटिकली अच्छा लगा, मान लेते हैं कि इसके जी लुत्फ पता है लेकिन तलबगार नहीं पता, तो अगर लुत्फ पता है तलबगार नहीं पता, मोहब्बत की बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनको जोड़ के सोचेगा कि यार तलबगार का पता करूं कि तलबगार क्या होता है, तो वो जाएगा तलबगार तक पहुंचेगा, डिक्शनरी उठाएगा, नहीं तो गूगल करेगा, तलबगार देखेगा। यहाँ एक उर्दू का शब्द है मुसलसल। जी, मुसलसल जब मुझे पहली बार मैंने कहा यार ये कमाल का ये डिश आएगी कब, नाम तो ले दिया तुमने, तो मुसलसल लाओ। पूछा वो पंडित जी कौन से हैं जिनकी उर्दू की पोएट्री, प्रकाश पंडित साहब, उनके नीचे लिखे होते थे शब्दार्थ जी, तो हम देखते थे और उनसे सीखते थे। तो अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूँ कि लैंग्वेज जो है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें फिलॉसफी भी होनी है, इसमें आम बातें भी होनी है, आम जिंदगी की, तो दोनों में से किसी एक किनारे पे ना लग जाए, कि बिल्कुल ऐसी ना रह जाए कि सिर्फ सड़क की भाषा रह जाए, और बिल्कुल ऐसी ना लग जाए कि आम आदमी को समझ ही आना बंद हो जाए, चाहते क्या हो मुझसे, कभी तो बन गए, मुझसे क्या चाहते हैं ये बताओ। हर तरह की होनी चाहिए ना शायरी, हर तरह की शायरी होनी चाहिए, और उसको वेलकम भी है, स्वागत भी है उसका। तो जो इस तरह के गीत होते हैं जिसको कई बार टन टना टन 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 टारा, तो आपकी क्या राय है इस शायरी के ऊपर? तो मुझे लगता है वहाँ चाहिए ही है टन टना टन 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 तारा, या फिर कि वो कौन सा है कि हमने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां टन 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 टन, यहाँ भी घंटियां बज रही, पर वहाँ चाहिए वो ना, वहाँ क्यों बिल्कुल ठीक बात है, बेवजह कोई फलसफा दें, है ना, गहरा की जरूरत ही नहीं, वरना तो बड़े बोर लोगों का एक वो बन जाएगा। हाँ, मतलब ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी। मतलब मुझे लगता है कि आपकी कही हुई बात हर बार देववाक्य ना हो ना। हाँ, ऐसा गंभीरता का ओवरकोट मत पहनो, इसको पहनाओ, ये सीरियस आदमी एक सीरियसनेस का ओवरकोट लाओ, पहना दो इसे, क्या वो नहीं है ना, उसके टी शर्ट में भी निकल सकता है शायद, टी शर्ट में निकल सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये अलाउड है, सर ने बता दिया। तो आपकी एक ओल्ड मॉन्क पे एक कविता है। हाँ सर, मेरी वो सुनना चाहूंगा। ओल्ड मॉन्क बहुत फेवरेट रही है हमारी कई सालों तक। अरे सर बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड मॉन्क का सीधे सीधे उर्दू अनुवाद है बूढ़ा फकीर। तो बूढ़े फकीर की नजर है इसमें, मैं आई एम रियली सॉरी, इसमें बहुत सारी उर्दू आएगी। तो पहले ही मैंने माफी मांगने की जरूरत नहीं सर, जिसको अब वो
बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं जिन्हें जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है। नहीं कोई खैर, जबरदस्ती नहीं, सब हाँ ढूंढ लेंगे वो। बहुत खूबसूरत नसीहत थी माँ की कि खाना खराबों की सोहबत बुरी है। हाँ बहुत खूबसूरत नसीहत थी माँ की कि खाना खराबों की सोहबत बुरी है, सरे शाम घर से यूं बाहर न रहना कि बेटा शराबों की सोहबत बुरी है। हाँ बहुत खूबसूरत नसीहत थी माँ की कि खाना खराबों की सोहबत बुरी है, सरे शाम घर से यूं बाहर न रहना कि बेटा शराबों की सोहबत बुरी है। थी फर्मा बरदारी यानी ओबीडियंस, थी फर्मा बरदारी घुली फितरतों में, खत्म होने से पहले माँ की बात मानी, गए महफिलों में गए मजलिसों में, कई फी पीर देखे बड़ी खाक चानी। हाँ। फिर खबर हुई कि दिसंबर में जब जाड़े शरारत करते हैं, ओहो। फिर खबर हुई कि दिसंबर में जब जाड़े शरारत करते हैं, एक बूढ़े फकीर की दोस्त मेरे हम हर शाम जियारत करते हैं। हाँ। फिर खबर हुई दिसंबर में जब जाड़े शरारत करते हैं, एक बूढ़े फकीर की दोस्त मेरे हर शाम जियारत करते हैं, जो सुनते रहे जाहिद की उन्होंने अपने हिस्से की सर्दी ली, जो सुनते रहे जाहिद की उन्होंने अपने हिस्से की सर्दी ली, हमने जाके कदम बोसी कर ली, उस बूढ़े की शागिर्दी ली। है अब तक ज़बां पे टिका हुआ जो पहला कतरा चखा था, है अब तक ज़बां पे टिका हुआ जो पहला कतरा चखा था, है हाथ अभी तक सर पे जो बूढ़े फकीर ने रखा क्या था। बात है, क्या बात उसकी है। बदौलत, वाह। उसकी बदौलत सच की धूप में थोड़ा भरम थोड़ी माया भी है। उसकी बदौलत सच की धूप में थोड़ा भरम थोड़ी माया भी है, माँ की नसीहत भी पूरी हुई, घर में बुजुर्गों का साया भी है। क्या तो बात। सर ऐसा एक बुजुर्ग जो है घर में बहुत रहना बढ़िया, चाहिए, बहुत सस्ता बढ़िया। आता है। देखिए ये अपनी किस्म की बात है, आपकी जो आपके जी। जिंदगी के तजुर्बे से आई है, आपके जीवन यात्रा से आई है, और ये खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज सर हम इतनी सारी शायरों की बात कर रहे थे, मैं शायरों पे बहुत लिखता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। अभी बख्शी जी का मैं बड़ा फैन हूँ, आनंद बख्शी जी का। अभी हम बात कर रहे थे उनके गाने की, खत लिख दे सावरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे। कितनी सादगी से बात कही। तो इतनी सादी, इतनी जरूरी तो बस मिट्टी होती है। देखिए बात कैसे शुरू हुई कि सीधे दिल पे लगने वाली बाप की चिट्ठी होती है, इतनी सादी इतनी जरूरी तो बस मिट्टी होती है। सीधे दिल पे लगने वाली बाप की चिट्ठी होती है, इतनी सादी इतनी जरूरी तो बस मिट्टी होती है, जितनी सादी ज़बां में उसने काटी हमें चिकोटी है, जितनी सादी ज़बां में उसने काटी हमें चिकोटी है, उसके हाथ का हर गाना माँ के हाथ की रोटी है। वाह। आप बख्शी जी का गाना दिन भर सुन सकते हैं, सुबह से रात तक सुन सकते हैं, और किसी गीतकार के गानों में इतनी सरलता है ही नहीं। इट्स सो इजी टू कंज्यूम। जैसे माँ के हाथ की रोटी होती है, दिन में 10 बार एनकाउंटर कर लेते हैं। अगर यहाँ अपने घर से बैंडर तक जाएंगे, 10 गाने आएंगे, 4 उन्होंने लिखे होंगे। और उसके बाद भी क्योंकि वो सिर्फ कोरे गीतकार थे, उनके साथ लिटरेरी वेट नहीं अटैच्ड है जो एक साहिर के साथ है या एक से किसी शैलेंद्र जी के साथ है, मजरू साहब के साथ। हाँ, तो उनको वो जगह नहीं मिलती है। कभी लोग मानने में हिचक जाते हैं, बख्शी थे, करते थे कुछ, नहीं, तुकबंद मान लिया जाता है। बड़ा योगदान है हमारे फिल्मी मजरू साहब का, आनंद बख्शी का। हाँ, बख्शी साहब का आप सर हम उनका योगदान झुटला नहीं सकते। इतने गीत उनके, और जबरदस्त गीत लिखे। ऐसे गीत, कई गीत जो आप पहले फर्स्ट हैंड में डिस्कार्ड कर देते हो, ये क्या गाना है, इस दुनिया में जी नहीं सकता आदमी सीधा सादा, इसलिए बन गया हूं मैं बीरू से बीरू दादा। लेकिन वो आगे कह रहे हैं, गम हूं मैं अरमान नहीं, मुझे फूलों की पहचान नहीं, मैंने कलियां बहुत कम देखी हैं, कांटे बहुत ज्यादा, इसलिए बन गया मैं बीरू से बीरू दादा। अच्छा, एक मैं गीतकार के रूप में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप इतने गाने लिखते हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो अब हिंदी फिल्मों से गायब हो गई हैं। किस तरह की? जिनका फिल्म के बाहर कोई वैल्यू नहीं होती थी गाने की। आप ये समझिए, फिल्म के बाहर वैल्यू होती थी। जो गाना आप कभी खुद बाहर बैठ के अपने मन से नहीं लिखेंगे। आप मान लीजिए, गाना क्या है यार, सीआईडी में कौन सा गाना है जो वहीदा जी आखिर में गाती हैं, एक जाल है जुल्फों का तू चुपके से निकल जा, ना 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 जो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जो गाना फिल्म में गीतकार का ऑडियंस के साथ एक इनसाइड जोक चल रहा है, जो सिर्फ उस
सिचुएशन को इशारों से बताया जा रहा है ना, कि यहाँ पे विलन का अड्डा है, मैं तुझे इशारों में बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ जाएगा। ये वाली जो नितांत हिंदी फिल्म सिचुएशन थी, खालिस कहीं और मिलती नहीं थी। आपको कभी लगता है यार ये आजकल हो रही होती, मजा आ जाता। एक ना मेरी माँ की आंखें लौटा दे भगवान का गाना लिखने को मिल जाता, एक मेरी माँ की सर गाना जो मदीने वाले को मेरा सलाम कहना, जॉनी मेरा नाम में, अगर मौत का हुक्म है आसमान से, बदल दे मेरी जान मेरी माँ की जान से। तो डू यू मिस दीज सिचुएशन समटाइम्स एज अ लिरिसिस्ट? हाँ, मिस तो करते हैं, पर वो एक मुझे लगता है वो उस वक्त में ऐसी फिल्में बन रही थी, ऐसा था कि मैं तेरे दर पे आया हूँ, तो कभी मन करता है यार एक आध तो ऐसा लिखने को मिल जाए। हाँ, पर वो ऐसी सिचुएशन आए तो जरूर लिखने को मिले, पर ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं, या फिर वो कुछ कहीं तो उस तरह का मिसिंग है। और आप तो फिल्मों में बिल्कुल यू आर इन द थिक ऑफ द एक्शन, तो आप देखते होंगे आजकल गाने बनने कम क्यों हो गए, लोग पुराने गाने क्यों इस्तेमाल करते हैं? गाने बन रहे हैं, वो लिप सिंक नहीं बन रहे, इसलिए भी कम लग रहे हैं। वरना मैंने तो जो फिल्में लिखी हैं उसमें, मतलब जिन फिल्मों में मैंने लिखे हैं गीत, काफी का गीत थे। मनमर्जियां में थे 13-14 गीत, और देवडी में थे बहुत सारे गीत। तो आप छोड़ते नहीं ना, मुझे पिक्चर मिली है मैं 14 लिखूंगा। नहीं, वो हमारे लिखवाने वाले भी पीछे पकड़ते हैं। अनुराग कश्यप हैं, वो अगर बात शुरू करते हैं वो 2 गीत से, पता चलता है कि 8 गीत, जब तक हमने मतलब जी फिल्म आई तब तक 8 गीत हो गए वो 2 से। तो एक तरह से तो अच्छा भी है, हमारा अभ्यास हो रहा है। पर जैसे लिपसिंग खत्म हो रहा है, या लोगों को अब थोड़ा क्रिंज वर्दी लगता है, यू नो, वो फिर से गाने लगे, आपकी क्या राय है कि ये एक ऐसा ट्रेडिशन है जो हमें बचाना चाहिए, या गुड रिडेंस है कि ठीक है वो आर्टिफिशियल लगता था? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि बीच बीच में ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिसमें लिपसिंक हो, उसका मजा है, उसका लुत्फ है। क्योंकि हमारा जो पालन पोषण हुआ है, हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, वो तो उसी एनवायरनमेंट में हुई है ना जिसमें हमने हम तो बिल्कुल बुरा नहीं मानते, फकीरा चल चला चल। अच्छा, मुझे तो ये भी लगता है कि अगर 2 लोग ना अक्सर से, अरे वो पता नहीं पीछे कहाँ से गाने वाले आ जाते हैं, डांस आ जाता है, एक आदमी गा रहा है, पीछे म्यूजिक बज रहा है, इस पे आपको एतराज है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक पे भी होना चाहिए। एक आदमी जा रहा है, पीछे म्यूजिक बज रहा है, तो और काबिल एतराज बात है। नहीं, अभी जिस गीत को अभी वो ऑस्कर मिला, क्या नाम है उसका? नाटू, वो तो लिपसिंग की है। हाँ सर, प्रॉपर उसमें तो बताइए, उस फिल्म में तो नो होल्ड बार्ड सर, वो उसे कोड़े मार रहा है, वो गाना गा रहा है, बस फिर वो तो क्रांति, ये तो क्रांति है। वो भी मैं कहने लगा था, मनोज कुमार साहब की क्रांति। तो अगर ये नाटू अगर अंग्रेज उस पे दे रहे हैं ऑस्कर जी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमने एक असर छोड़ा ही होगा। तो ये हमारे ट्रेडिशन है, वी शुडंट शाई अवे फ्रॉम इट, ये कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सर एक बात और पूछ रहा था मैं आपसे कि क्या आपको ऐसा लगता है कई भाषाएं या कुछ भाषाएं दे लेंड देमसेल्व्स मोर इजीली टू पोइट्री, कि उनमें लिरिकलिटी ज्यादा होती है? जैसे अपने जो डायलेक्ट्स होते हैं, अवधी, मगही, भोजपुरी, इन पंजाबी में जैसे अलग ज़बान है बिल्कुल, लेकिन इनमें जो कोई बात भी कर रहा होता है तो टंगिया पे टंगिया धर के चीर देंगे, तो लगता है कुछ तो इसका कविता से ताल्लुक है, भले ही धमका रहा है, लेकिन देखो। मुझे लगता है कि जो ये भाषाएं हैं ना, जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, इवन उर्दू और पंजाबी भी जी, तो इन भाषाओं में एक इनके शब्दों में और जिस तरह से इनके सेंटेंसेस आते हैं, एक खास किस्म की मेलोडी है। हाँ, ये बहती हुई सी भाषाएं हैं, फोनेटिकली बड़ी स्वीट लगती है। जैसे हमारी खड़ी बोली ऐसी लगती है परेड कर रहे हैं हम, सर पट चल जी, जल रथ पर चढ़। हरियाणवी है, हरियाणवी जो डायलेक्ट है, जैसे लगता है कि बिल्कुल लठ मार जी है। तो वो अपने किस्म का ह्यूमर भी उनका है अच्छा, और रागनियां भी है, सब कुछ है। लेकिन लठमार इसलिए लगती है कि कहीं ना कहीं उसकी फोनेटिक में ऐसी बात है कि आप प्यार से भी कह रहे हो बात, तो ऐसे लगता है कि कोई डांट रहा है। ये एक बार पंजाबी के ताल्लुक से समझाइए। जैसे पंजाबी में कई गाने होते हैं जो किसी और भाषा में हो ही नहीं सकते। जैसे मैं एक अपने लिखे गीत की बात करता हूँ। मैंने एक गीत लिखा था, डर डाडा डसे वे। डर डाडा डसे वे। अब ये पंजाबी में ही इस तरह की बात कही जा सकती है कि अब जबकि एक जो लेटर है ड, वो बार बार आ रहा है जी। तो जब हम इसको कर रहे थे तो अमित त्रिवेदी जो कंपोजर थे वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे कि नहीं ये लाइन लिखी जाए। उन्हें लगा था ये क्या डर डाडा डसे वे, क्योंकि वो उस भाषा को जानते नहीं। मैं उस भाषा को जानता हूँ, मैं वहाँ उस भाषा के साथ पला बड़ा हूँ। तो अभिषेक चौबे साहब ने फिर 2-3 दिनों के डिसीजन के बाद, मतलब सोच विचार के बाद बोला नहीं ये ठीक है, इसको करते हैं। क्योंकि उसमें एक
उसमें एक मोहब्बत है उस वाक्य में, जबकि इसका मतलब है कि डर जो है, खौफ जो है, डाडा मतलब इंटेंसिटी के साथ, जब खौफ डसता है तो इंटेंसिटी के साथ डसता है। ये मैं हिंदी में ये कह ही नहीं सकता। गुनगुना के बताइएगा कैसे थे? जैसे है कि रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, रातां दे काले काले चेहरे, डर डाडा डसे वे, ते मंजिल हंसे वे, ऐसे करके है। अब आप इसको निकाल देंगे अगर डर डाडा डसे वे को, मैं हिंदी में उर्दू में मतलब, क्योंकि यहाँ उसी यही खूबसूरत लगेगा। या फिर जो बात, जो जिस गीत की हम बात कर रहे थे कि हाथ से डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जबकि बात है उसमें, बात है उसमें एक, लेकिन हाथ से डुल गई चाह सजना, अब कहें कि खिंड गई, गिर गई, उसमें वो डुल में जो एक है ना, एक खूबसूरती हिंदी में तो नहीं चल पाती। हाँ मतलब तेरी निगाह ऐसी थी, हाथ से चाय गिर गई, नहीं सर, नहीं वो आप हम उसको उसका बदल, सिंटेक्स बदलना पड़ेगा। हाँ कुछ और करना पड़ेगा और शायद ना आए लुत्फ। देखिए मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि कई साल पुरानी बात है, मैं फेसबुक पे एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है जी, और तब फेसबुक लाइव अभी शुरू नहीं हुआ था। तो एक आपने वो सुना होगा वाक्य, जहाँ पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक है। अब जो आदमी फेसबुक पे है नहीं और फेसबुक लाइव अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, उससे पहले मैंने पंजाबी के जो टप्पे होते हैं उसमें एक चीज़, एक अपने किस्म की एक शरारती चीज़ कही थी, कई साल पुरानी बात है, वो कहीं आई नहीं, कहीं मतलब डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो पहली बार ही शायद सुना रहा हूँ मैं। फेसबुक ते आ महिया, फेसबुक ते आ महिया, वेबकैम ऑन कर दे, जरा मुखड़ा देखा महिया, वेबकैम ऑन कर दे, जरा मुखड़ा दिखा महिया, आज ट्वीट नहीं है किया, आज ट्वीट नहीं है किया, दिल मोया अपसेट था और स्टेटस सैड बड़ा, दिल मोया अपसेट था और स्टेटस सैड बड़ा, ईमेल जीमेल फीमेल ईमेल फीमेल जीमेल, इस तरह से चलता है। और उसके बाद फिर लास्ट में इसका एक है कि माहिले दे मोहे, तब स्मार्टफोन नए नए आने शुरू हुए थे, माहिले दे मोहे स्मार्ट सा फोन, माहिले दे मोहे स्मार्ट सा फोन, पपियों जफियों के संग तुझे स्माइलें भेजूंगी रोज। ये मुझे भूल रहा है, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था वो भूल रहा है। लेकिन ये बात आपको मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर एक तो ट्रेडिशनल चीज है टप्पे, जिनकी एक अपनी धुन है, ठीक है, और एक ये आज की बात हो रही है, फेसबुक ते आ मैया, वेबकैम ऑन कर दे, मुखड़ा दिखा भैया, और इसके कुछ महीनों बाद या 1-1.5 साल बाद किसी ने बोला कि चलिए फेसबुक लाइव जैसी कोई चीज आ गई। उन्होंने सुन ली होंगे टप्पे फेसबुक वालों ने। तो नहीं, टप्पे कहाँ से सुन अरे सर किया होगा, लाइव किया। नहीं, हमने छोटी गैदरिंग में मैंने दोस्तों यारों के लिए ये हमेशा गाया, ऐसे कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब उस तरह से जैसे अभी भी बातचीत के दौरान ये हो रहा है रिकॉर्ड। तो लेकिन इसमें अब इसको आप कह लीजिए कि यार इसका वजन कम है, तो हाँ ये चीज ही लाइट है, उस तरह से विटी है, शरारती है, ह्यूमरस है, ये ऐसे ही कही जा सकती है। बात अगर पोइट्री के साथ जाए तो बहुत दूर तक जाती है। बिल्कुल, जो तब हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल है जिसमें झांसी की रानी को अलग स्थान बिल्कुल मिला हुआ है, जो शायद अगर वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता नहीं होती तो शायद नहीं मिल पाता। नहीं मिलता। अगर कविता नहीं होती चेतक के ऊपर तो शायद हमें नहीं पता होता कि राणा प्रताप के पास घोड़ा था, उसका नाम चेतक था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है। तो पोइट्री के साथ बांध के उड़ा दी जाए पतंग तो बहुत ऊपर जाती है। हाँ, और
अलग अलग तरह से उड़ाई जाए, अलग अलग किस्म की पतंगे उड़ाई जाए जी, मांझे उनके अलग होने चाहिए, अलग इलाकों में उड़ाई जाए, कहीं हवा तेज है कहीं हवा कम है। कविता को हल्के में नहीं ले सकते हम जी, उस तरह से कि मतलब कि इसका महत्व नहीं है, इसका बहुत महत्व है, हर जगह इसकी बात होती है। और अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जो आंदोलन चले हैं, मूवमेंट्स चली हैं, उसमें कविता, वो भी कविता ने पहुंचाए हैं। ये बात हो रही है कि शब्द जो है वो दिमाग पे आके लगता है, लेकिन वही जब गीत बन जाता है तो दिल पे आके छूता है। बिल्कुल, ये बात सर क्या डीप बात कह दी, इसको ये हो जाए एक बार फिर से। शब्द दिमाग को छूता है सर, जी। लेकिन जब वो गीत बन जाती है बात तो सीधे आके दिल को लगती है। तो मुझे लगता है ये बात कहीं ना कहीं पहले मैंने अलग अंदाज से कही है कि जब तरन्नुम होता है। अच्छा, नहीं, हम मेरा मतलब जो है आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल देखिए, आपके मैं गए कह को चुका सलाम हूँ, है। मैं कह चुका हूँ। नहीं, आपके गए को सलाम है। मैं उस कहीं सेम जमीन की सेम जमीन की बात है। मैं ये कह रहा था कि जो तरन्नुम से चीज आती है वो जैसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, वही हम बात कर रहे हैं कि जब गीत बन जाती है तो उसका वो अपना देर तक असर रखती है। एक बार जो है तरन्नुम से बात याद आई, एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, हम लोग अलीगढ़ के हैं, वहाँ पे राकेश भाई सब नाम है उनका। तो मेरे पापा ऐसे ही मुझे कहते कि भाई तुम ये लिखते हो तरन्नुम में गाया करो। तो ब्रज भाषा में समझाने लगे, इनके बड़े हैवी वर्ड होते हैं, तरन्नुम तो बाद में फंस के गिर जाएगी। अच्छा सर, मैं एक आखिरी बात आपसे पूछ रहा था जी हाँ जी। कि जैसे जब लोग गजल गा रहे होते हैं तो कोई आई कांटेक्ट बना लेता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो ना करते रहते हैं वो आदमी ना कि मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, मुझे जाने दो। ऐसे कवियों के साथ भी होता है, आई कांटेक्ट अगर बना लिया। देखिए, जो गजल गाने वालों के साथ होता है वो भी ऐसे होंगे, मतलब आधे कच्चे पक्के से होंगे, वरना असली गजल का जो खिलाड़ी है, जिसको वाकई आती है गजल गानी, और वो अब जगजीत सिंह साहब चाहे आई कांटेक्ट बनाए चाहे ना बनाए। सर आपसे बात करके बड़ा ही अच्छा लगा, और शायरी इतनी सारी डिस्कस, इतना सीखने को मिला, इतना समझने को मिला, और कुछ तारीफ सर की। दोनों ही सीख रहे थे वैसे हम एक दूसरे से। सर मैं ज्यादा सीख रहा था आपसे। वाह सर वाह। For more such one-on-one conversations, like, share and subscribe our channel 101 India. Sir? Cheers.